हम कर रहे थे ये, शेयर कर देता हूँ मैं आपको। दिखाई दे रही है? यस सर। मदन लाल धिंगरा, पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास पर थे शायद हम। मदन लाल धिंगरा, बरिंदर घोष हमने कर लिए थे। सूर्य कुमार दत्त, कृष्ण कुमार गुप्ता, चलो दोबारा कर लेते कोई बात। ठीक, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे मैं टाइम निकाल की कोशिश करूंगा खुद भी कर दूं, बाकी आप लोग खुद से कर लें तो और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने लेवल पे आपको देखो ये जो 7th 8th चैप्टर ऑनवर्ड है, अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे थे, है ना, इवेंट के साथ पढ़ रहे थे कि ये समय रहा, ठीक है, एक तरफ समय है। इतिहास को पढ़ने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो इतिहास, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट है, समय के साथ कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए। तो हम कैसे बढ़ते थे, 1700 में क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, 1765 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, लाइक दिस हम पढ़ रहे थे। और उस समय जो फिर आदमी आते जा रहे थे, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव आया, यहाँ पर हमारे औरंगजेब थे, पोर्तुगीज आ गए थे, रॉबर्ट क्लाइव आ गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गई। तो इवेंट, टाइम के साथ हम इवेंट और लोगों को पढ़ते हैं। ये एक तरीका हो सकता है याद करने का, परंतु इससे ज़्यादा दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान और सहज है वो ये है कि हम लोगों को पढ़ लें। जैसे अभी हम जो लोग या इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, पुलिन बिहारी दास। अब पुलिन बिहारी दास, इसके में आपको क्या इंटरेस्ट होगा, ये किस समय पर एक्टिव थे, तो समय हमारे पास है, हम पूरा नाम ही लिखें तो कम से कम ये लिखें ये कौन सी चीज में एक्टिव थे। तो हमने एक ब्रॉड हेडिंग बना दी, हमारे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे, कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे भारत के। अब हम जितने क्रांतिकारी नेता हैं एक जगह पर याद कर लें, उनको एक जगह पे 1 2 3 करके ऐसे टेबल बना लें, अपना छोटा सा नोट्स बना लें। पुलिन बिहारी दास, ठीक है, ये समय रहा, ढाका अनुशीलन समिति के ये सदस्य थे। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि कौन से क्षेत्र में काम करते थे, किस केस में इनका नाम आया, ढाका कॉन्स्पिरेसी केस में इनका नाम आया, ये इनकी मेजर अचीवमेंट है। सुबह ऐसे ये आ गए। तो इस तरीके से आपको ये क्रोनोलॉजिकली आपको इसको लेके जाना है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये था, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके की छोटी सी टेबल जो है अपनी बना लें। और ये आप सबका असाइनमेंट है मेरी तरफ से कि अभी से यहाँ से चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स आप एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी लीडर्स, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स मैंने बनाई हुई है, पर आपको इसे समराइज करना है। जितनी बड़ी आपको नहीं करना है, आपको बस पुलिन बिहारी दास को एक लाइन में याद करना है। पुलिन बिहारी दास के लिए एक, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ढाका अनुशीलन समिति 2, एक्यूज्ड इन ढाका कॉन्स्पिरेसी केस। तो यही बस इनके बारे में आपको 3 चीज पढ़नी है। पुलिन बिहारी दास, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ढाका अनुशीलन समिति, एक्यूज्ड इन ढाका कॉन्स्पिरेसी केस। हो गया अनुशीलन दास। अगर यहाँ से ऑब्वियस है कि ढाका में एक्टिव थे तो ईस्ट बंगाल में एक्टिव थे। फिर अगला हम पढ़ लेते हैं सुबोध चंद्र मलिक,
नेशनलिस्ट थे कलकत्ता के नेशनलिस्ट थे। सब्सटेंशियल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फॉर कॉज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए बहुत कुछ खर्चा किया। फाउंडेशन इन अनुशीलन समिति, इन्होंने भी शिक्षा में खर्चा किया। अनुशीलन समिति बनाने में काम किया। श्री अरविंदो के साथ मिलकर उनके एक सहयोगी थे। और जो किंग्सफोर्ड की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, उसकी हत्या का प्लानिंग करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो ऐसे आपको याद करना है, उम्मीद है आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और नोट्स बना के सभी लोग मुझे सेंड करेंगे, मुझे भी सेंड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे टीम्स पे लिंक दूंगा, टीम्स पे असाइनमेंट होगा, मैं असाइनमेंट आपको दूंगा। असाइनमेंट कैसे काम करता है मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा, कोशिश करता हूँ अगर दिखा सकूँ तो। टीम में ये असाइनमेंट होता है, जो हमारा टीम से यहाँ पर ये असाइनमेंट होगा। जैसे 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 अभी नहीं है तो हम एक असाइनमेंट बना देते हैं। Summarize important personalities and organizations, ठीक है। तो आपको ये समराइज करना है। ड्यू डेट कब की दी जाए? 20 तारीख तक। लगातार कई सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग इसे कर लेंगे। मैं इसको सेंड कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पे ये असाइनमेंट दिखाई दे रहा होगा, दे जाएगा। अब आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपकी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। क्लास के बाद आप चेक करिएगा। उस असाइनमेंट को आप पूरा करके ये सारे नोट्स बना के, क्योंकि ये आपका एक रिकॉर्ड, आपका पर्सनल नोट्स के तौर पर बन जाएगा, जो आप बाद में कभी भी, इनफैक्ट आप, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सभी स्टूडेंट अपने पर्सनल नोट्स बनाकर रखेंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम के इम्तिहान के दिन जाएं तो आपको ये सारी इतनी बड़ी किताबें या इतने सारे नोट्स ना पढ़ने पड़े। आपके पास एक कॉपी हो कि हिस्ट्री की 1 या 2 कॉपी है, हिस्ट्री की आपने 1 कॉपी पढ़ी, 2 कॉपी पढ़ी, आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। 1 रजिस्टर या 2 रजिस्टर में आपका इतिहास खत्म हो गया। ऐसे ही इकोनॉमी के 1-2 रजिस्टर, ऐसे ही 1-1, 2-2 रजिस्टर करके बड़े सारे रजिस्टर बन जाएंगे। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सरदार अजीत सिंह सिंधु, हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। पंजाब के थे और भगत सिंह के फादर थे, पंजाब के क्षेत्र से आते थे। ही वॉज अंकल ऑफ सरदार भगत सिंह। भारत माता सोसाइटी बनाने में इन्होंने विशेष योगदान दिया। स्वदेशी मूवमेंट पंजाब में फैलाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। बाद में इनको मंडालय जेल बर्मा भेज दिया गया था लाला लाजपत राय के साथ। इन्होंने मिलकर, सरदार अजय सिंह ने सूफी अम्बा प्रसाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। गदर पार्टी के साथ सहयोग में थे। बाद में यूरोप चले गए, बाहर चले गए, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायता की उनके मिशन। तो ये सरदार अजीत सिंह सिंधु का योगदान है। सूफी अम्बा प्रसाद, जो सूफी अम्बा प्रसाद भी एक हमारे क्रांतिकारी नेता थे। 1858 से 1859 तक रहे। नेशनलिस्ट थे, पैन इस्लामिस्ट लीडर थे, पंजाब के थे।
सरदार अजीत सिंह के महाशय घसीटाराम, करतार सिंह और लाला लाजपत राय के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। लाला हरदयाल और महेंद्र प्रताप के साथ के एक एसोसिएट थे ये सूफी अंबा प्रसाद। इसके बाद अगला है उलास्कर दत्ता। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक होना चाहिए था, पैराग्राफ ब्रेक नहीं है, वो उसके लिए मैं ठीक कराता हूँ। ये उलास्कर दत्त, अगले व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं, उलास्कर दत्त 1885 से 1865 तक रहे। बंगाल के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। बम बनाने का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने किया। खुदीराम बोस ने जो बम इस्तेमाल किया था, किंग फोर्ड जो मुजफ्फरपुर के जज थे, उनके खिलाफ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो बम इस्तेमाल किया था, वो उलास्कर दत्त के द्वारा ही बनाया गया था। ये जुगांतर ग्रुप से जुड़े हुए थे, बाद में इनके अन्य साथियों के साथ इनको पकड़ लिया गया था। तो इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, उलास्कर दत्ता। अगले हैं अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त एक एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षक थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, लोगों की सहायता करने वाले, सोशल रिफॉर्मर थे और देशभक्त थे। टीचर हुआ करते थे बरिसाल बंगाल में टीचर हुआ करते थे। इन्होंने स्वदेश बांधव समिति बनाने में योगदान दिया, जो समिति स्वदेशी मूवमेंट के समय, स्वदेशी मूवमेंट कब चला था हमारे देश में, स्वदेशी आंदोलन, जल्दी जल्दी बताएं माइक्रोफोन ऑन करके। स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य तिलक, पहले टाइम बताइए, किसको स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं? 1905। 1905। आप लोग, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं इन चीजों को जो भी आप पढ़ रहे हैं, या खाली क्लास अटेंड करते हैं? खाली क्लास ही अटेंड करते हैं? देखिए, खाली क्लास अटेंड करने का कोई फायदा है नहीं। आप चाहे कितना भी खाली क्लास अटेंड करिए, याद कुछ होगा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने लिए समझिए कि आप खाली क्लास अटेंड करके कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आपने एक कहानी सुनी, क्योंकि अन्यथा ये सिर्फ एक कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और आपके 1.5 घंटे का ये एंटरटेनमेंट हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, आज हमने एक उपन्यास पढ़ा, 10 दिन बाद आपसे कोई पूछेगा उस उपन्यास का चरित्र कौन था, कोई किसने क्या किया, आपको याद नहीं आएगा। तो अगर आप इसे उपन्यास की तरह पढ़ेंगे, एक कॉमिक बुक की तरह पढ़ेंगे, तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला। मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा संजीदा हो। पाँच में किया गया सर। हाँ, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 तो हमारे देश में आंदोलन है बड़े, स्वदेशी आंदोलन, सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन।
ये 4 आंदोलन त्यागराज, है, तो आप अगर इनको भी याद नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? हुँ? ये 4 हमारे सबसे बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर आप इनका समय काल भी याद नहीं कर पा रहे हो तब बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि ये दिखाता है कि आप शायद फिर रिवाइज नहीं कर रहे हो, साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे, साथ साथ मेमोराइज नहीं करोगे, तो ये सब फिर कहानी की तरह, हाँ कुछ पढ़ा था, स्वदेशी कुछ होता है, यही होता रहेगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जिस तरीके का पेपर इस साल आया है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो और डेप्थ में गया। इस बार पेपर अच्छा आया था, सरल आया था, सब्जेक्टिव आया था, इधर उधर से नहीं आया था, क्योंकि जनरल स्टडीज का मतलब जो करंट अफेयर वाला पेपर है वो सबसे बेकार है। पिछले साल जो पेपर आया था वो बहुत खराब था, क्योंकि उसमें कुछ भी ये स्टैटिक सब्जेक्टों से नहीं आया था, पर इस साल ज़्यादातर जो है स्टैटिक सब्जेक्टों से ही आया है। और स्टैटिक सब्जेक्टों से आना एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ कोर्स डिफाइंड है, आपको पता है क्या पूछेगा। पर अगर नॉन स्टैटिक से आ जाता है, करंट से आ जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। ओपन पूरी दुनिया में तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या पढ़ोगे। परंतु अगर आप इसमें भी सीरियस नहीं हो, अभी भी आप ये नहीं याद कर पा रहे हो कि आंदोलन कौन से हुए, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि कहीं आपके प्रयास में कमी है या कहीं मेरे प्रयास में कमी है कहीं ना कहीं। कृष्ण कुमार मित्रा, ये बंगाल के हैं, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, स्वदेशी आंदोलन के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, बाद में आए क्रांतिकारी नेता बन गए और अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। कन्हई लाल दत्ता, ये भी एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नेता है जो जुगांतर ग्रुप से जुड़े हुए थे। किंग्सफोर्ड का जो असैसिनेशन है, जिसकी बात अभी हमने की, किंग्सफोर्ड असैसिनेशन केस, जो मुजफ्फरपुर का मैजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या की गई, उसको मारा गया। तो उस केस में कन्हई लाल दत्ता को अरेस्ट किया गया था 1908 में, अलीपुर जेल में इनको रखा गया। ये और इनके एक साथी थे सत्येंद्र नाथ बोस। इनको एक व्यक्ति को मारना था जिसका नाम था नरेन गोसाई। नरेन गोसाई एक ऐसा रेवोल्यूशनरी था जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, और जिसके कारण अलीपुर बॉम्ब ट्रायल केस हो पाया था। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस ये है जिसके अंदर ये किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी। तो इसी नरेन गोस्वामी के अप्रूवर बन जाने के कारण बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई और फांसी की सजा भी कईयों को मिली। तो इनको मारने का काम कन्हई लाल दत्ता को मिला था। सुब्रमण्यम शिवा, ठीक है, सुब्रमण्यम शिवा ये मद्रास के लीडर है, क्रांतिकारी लीडर है मद्रास के। वी चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्या भारती के साथी थे, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले पॉलिटिकल प्रिजनर थे। इन्होंने चिदम्बरम पिल्लई के साथ मिलकर कॉटन मिल स्ट्राइक, वहां पर मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए कॉटन मिल स्ट्राइक में भाग लिया। बसंत कुमार विश्वास, ये भी जुगांतर ग्रुप के एक एक्टिविस्ट थे, और इन पर ये विश्वास है कि इन्होंने वाइसरॉय, ठीक है, जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में वाइसरॉय पे हमला किया था, उसकी परेड पर जो हमला किया था उसमें इनकी भागीदारी है। और एक महिला का भेष धरकर इन्होंने हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। बसंत कुमार विश्वास, और ये एक यंगेस्ट इंडियन थे टू बी एग्जीक्यूटिव, जो ये एक यंग इंडियन थे जिनको फांसी की सजा दी गई। बाघा जतिन और जतिन मुखर्जी, इनको बाघा जतिन भी बोलते हैं, क्रांतिकारी फिलोसोफर नेता है, जुगांतर पार्टी के
एक इम्पोर्टेंट लीडर है। जर्मन क्राउन प्रिंस से इन्होंने मुलाकात की थी वर्ल्ड वॉर 1 में एक एसोसिएशन बनाने के लिए, जो हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी थी उसके तहत। बाबा सोहन सिंह भक्ता, ठीक है, सोहन सिंह भक्ता गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल पंडित कांशीराम के साथी थे। गदर कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने भाग लिया। बाद में ये किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण नेता बन गए थे। भाई परमानंद भारत के एक नेशनलिस्ट थे। इन्होंने लाला हरदयाल को जो गदर पार्टी बनाने के लिए, तो इसमें इनकी गदर पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। फाउंडर मेंबर थे गदर पार्टी के भाई परमानंद। तारकनाथ दास बंगाल के एक क्रांतिकारी नेता थे, स्कॉलर थे और प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। गदर पार्टी के एक महत्वपूर्ण, ये भी फाउंडर मेंबर बने। पांडुरंग महादेव बापट, पीएम बापट, और इनको सेनापति बापट के नाम से भी जाना जाता है। ये पेरिस गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए। इनके ऊपर आरोप है अलीपुर बॉम्ब केस में योगदान होने का। इसके अलावा ये जो है नासिक में जो मजिस्ट्रेट जैक्सन पर, कलेक्टर जैक्सन पर जो बम फेंका गया था अनंत लक्ष्मण कनहरे द्वारा, उसमें भी इनका भागीदारी, इनका रोल होने की बात है पीएम बापट के। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इनको चट्टो के नाम से भी जाना जाता है। चट्टो, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय क्रांतिकारी नेता थे। मैडम कामा और इन्होंने जो है मैडम कामा और एस राणा के साथ स्टुगार्ट कॉन्फ्रेंस, ये भी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, स्टुगार्ट कॉन्फ्रेंस, जिसको मैडम कामा के द्वारा शायद 1905 या 1907 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसे स्टुगार्ट कॉन्फ्रेंस को मैडम कामा के साथ इन वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा अटेंड किया गया। बाद में इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम आया था। चिंपाकरन पिल्लई, ठीक है, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के हिस्से थे और इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने योगदान किया। बरकतुल्ला एंटी ब्रिटिश इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, एक क्रांतिकारी नेता थे बरकतुल्ला। ये लाला हरदयाल और राजा महेंद्र प्रताप के साथ आए, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। और इसके अलावा बरकतुल्ला प्रोविजनल गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर काबुल में इन्होंने पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट काबुल में बनाई थी जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। प्रोविजनल गवर्नमेंट हमारी बाद में भी बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, और ऐसी ही प्रोविजनल गवर्नमेंट हमारी विश्व युद्ध प्रथम के दौरान भी बनी थी। ये पहली बनाई गई थी काबुल में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा। गुरिंदीत कुमार गदर मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम आता है। विष्णु गणेश पिंगले गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्रांतिकारी नेता हैं और
ये फरवरी म्यूटनी में भी इनका भी नाम आता है। विष्णु गणेश पिंगले, पंडित काशी राम, ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के साथी थे। गदर पार्टी बनाने में योगदान दिया पंडित काशी राम ने। हरनाम सिंह टुंडलियात गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। भाई भगवान सिंह ज्ञानी गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता। इनका योगदान था गदर कॉन्स्पिरेसी 1915 में। सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ये भारतीय क्रांतिकारी थे। HRA जो पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में ये 1928 में बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ये सचिंद्र नाथ सान्याल हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के मेंटर, उनके गुरु कहे जाते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल। गदर कॉन्स्पिरेसी बनाने में इनका योगदान रहा। गदर कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने योगदान दिया। उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। काकोरी ट्रेन केस में इन्होंने अपना योगदान दिया और बाद में इनको सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसका नाम है बंदी जीवन। सच्चिदानंद सान्याल, बंदी जीवन इन्होंने लिखी। पंडित गेंदालाल दीक्षित इटावा के एक टीचर थे। उत्तर प्रदेश इटावा में ये एक स्कूल के टीचर हुआ करते थे और यहाँ पर शिवाजी समिति नाम से एक रेवोल्यूशनरी लोगों की इन्होंने एक टीम बनाई। और ये शिवाजी समिति गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए, जो शिवाजी का एक ट्रेडिशनल स्टाइल था, उसमें इनका योगदान है। तो इसको बनाने में ये पंडित गेंदालाल दीक्षित का नाम आता है। और इनके ऊपर मैनपुरी षड्यंत्र में इनका नाम आया, गेंदालाल दीक्षित का। ये राम प्रसाद बिस्मिल, जो महत्वपूर्ण हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, उनके गाइड थे, उनके मेंटर थे। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम भी मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस 1918 की और काकोरी के कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में इनका नाम आता है। ये एक फाउंडर मेंबर थे HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। पैट्रियोटिक पोएट्स थे ये, देशभक्त कवि थे। और जो फेमस एक कविता एक हम वो पढ़ते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। आप लोगों ने सुनी है ये कविता? यस सर। मूवी वगैरह में भी यूज हुई है। तो ये जो सरफरोशी की तमन्ना है, ये जो कविता है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी, मैनपुरी षड्यंत्र में आया। और बाद में काकोरी षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन केस जो हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया, ठीक है, उसमें इनकी भागीदारी थी राम प्रसाद बिस्मिल की। राजेंद्र लाहेरी ये हमारे रेवोल्यूशनरी, बंगाल के क्रांतिकारी एक कवि हैं। और बहुत सी जो HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधि थी, इसमें इन्होंने भाग लिया राजेंद्र लाहेरी ने। असफुल्ला खान, ठीक है, जो वो मूवी भी बनी थी रंग दे बसंती, उसमें एक असफुल्ला खान का चरित्र है, ठीक है, वो भी असफुल्ला खान, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में उनका नाम आया और उनको सजा दे दी गई। मनमथ नाथ गुप्ता,
ये भारत के एक रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे, ऑटोबायोग्राफी लिखी, हिस्टोरिकल और फिक्शनल बुक्स लिखी, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में। इंडिपेंडेंस मूवमेंट को उन्होंने 13 साल की आयु से, 13 साल की उम्र से ज्वाइन कर लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये साथी थे, उसमें मेंबर थे। और काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो 1925 में हुआ था उसमें इन्होंने भागीदारी दी, और तब ये 14 साल के होते थे। एक बार ये जरा कोई देख के बताना, काकोरी ट्रेन रॉबरी केस 1925 का है या 1927 का है? क्या अगस्त 1925 में, अगस्त 1925 1925 का केस है, ठीक है। इसका ट्रायल अगस्त को। 1927 में हुआ होगा बाद में। आगे आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता के साथ चंद्रशेखर आजाद 1906 से लेकर 1931 तक देश को आजाद कराने में जुटे रहे। HRA की स्थापना की, बाद में इसका नाम HSRA बना दिया गया। ये हमारे भगत सिंह के मेंटर कहे जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, और एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, प्लानिंग करने के मुख्य वो थे, और ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं। ये काकोरी ट्रेन रॉबरी केस के ये भी जो है एक महत्वपूर्ण अंग थे इसको करने के लिए। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जिसमें वायसराय को उड़ा देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद इन्होंने जो जेपी साउंडर्स है, साउंडर्स जिसमें लाला लाजपत राय के खिलाफ के ऊपर लाठियां चलाई थी, उनको मारने की, साउंडर्स हत्याकांड, उसमें इनको जो है उसको मारने की इन्होंने कोशिश की, और वो शायद बच गया था साउंडर्स। और उसके बाद ये वहां से भाग गए, उसके बाद नहीं मिले। बाद में इन्हें अल्फर्ड पार्क, लखनऊ के अल्फर्ड पार्क में इनको पुलिस ने घेर के मार दिया। यहाँ पर जो ये मेरा ये डाटा है, ये थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग की कमी है, फॉर्मेटिंग ठीक की जाने की जरूरत है, तो मैं इसे देखता हूँ कि मैं इसे ठीक करा लूँ। भगवती चरण वोहरा, ठीक है, भगवती चरण वोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गा भाभी, ठीक है। ये चरित्र भी अगर आपको याद हो, रंग बसंती में एक दुर्गा भाभी का चरित्र बनाया गया था, ठीक है। तो दुर्गा भाभी जो है भगवती चरण वोहरा, नौजवान भारत, ठीक है, इसको बनाने में इन्होंने शुरू किया। और लीडिंग वेमेन, महिलाओं ने भी, वेमेन ने भी इन क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया, इन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ये उस समय मतलब महिलाएं भी हमारी इतनी एक्टिव, इतनी डेडिकेटेड थी। बाद में इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। इनको बाद में डेथ पेनल्टी दी गई। नहीं, ये यहाँ गलत है, किसी और का मिक्स हो रहा है यहाँ पर, तो इसको छोड़ देंगे। तो भगवती चरण वोहरा के बाद बैकुंठ शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला ये भारत के नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी लीडर थे। योगेंद्र शुक्ला जो कि HSRA के फाउंडर थे, उनके ये भतीजे हुआ करते थे, बैकुंठ शुक्ला। फणींद्र नाथ, ठीक है, फणींद्र, फणींद्र वो व्यक्ति थे जो सरकारी गवाह बन गए थे, और जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। तो फणींद्र, हाँ ठीक है। इसके बाद गोपीनाथ साहा अगले व्यक्ति हैं बंगाल के, जिन्होंने चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने की कोशिश की थी, चार्ल्स टेगार्ट को मारने की कोशिश की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे नेता हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। उसके बाद हम बात करते हैं
कुछ ऐसे लेजिस्लेशन की, एंटी रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन की, कि जो गतिविधियों को, इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए जो कानून सरकार द्वारा लाए गए थे। तो जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ सिडिशियस मीटिंग एक्ट। सिडिशियस का मतलब होता है भड़काऊ, ठीक है, या देशद्रोह। तो प्रिवेंशन ऑफ सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1907 और तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को इसी केस में, इसी एक्ट के तहत 6 साल की सजा दी गई थी। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट एक और कानून था। इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये सब वो कानून थे जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, जिसके द्वारा वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर को काबू में ला सके। न्यूज़पेपर एक्ट 1908, प्रेस एक्ट 1910। इसके बाद और महत्वपूर्ण आता है ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन, ठीक है। ये एक आपातकालीन प्रावधान था, एक आपातकालीन प्रावधान था, और दोनों विश्व युद्ध के समय इसको एक्टिवेट किया। जब विश्व युद्ध हुए तब ये एक आपातकालीन प्रावधान को एक्टिवेट कर दिया गया, जिसके तहत गवर्नर जनरल और पुलिस को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अवैधानिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसमें बिना किसी ट्रायल के, केवल शक के आधार पर ही पुलिस किसी को भी पकड़ लिया करती थी। ये उस समय का एक बहुत अनपॉपुलर एक्ट था। जो क्रांतिकारी नेता थे उनके भीतर ये बहुत अनपॉपुलर था। पहली बार ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में, जो कि गदर कॉन्स्पिरेसी के बाद में चलाई गई थी, उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया। अगला ऐसा ही एक्ट है रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है एनार्कियल एंड सेडिशियस एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो जिन्होंने इसको बनाया था उसके नाम पे इसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है, परंतु इसका एक्चुअल नाम था अनार्कियल एंड सेडिशियस एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये शायद हमने कहीं पहले भी चर्चा की हुई है। अच्छा, इस समय पर भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन था वो भी मजबूती से खड़ा हुआ। कम्युनिस्टों का जो आंदोलन है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है 1 या 2 मरतबा, कि कम्युनिस्ट आंदोलन क्या होता है, और विशेष रूप से रशियन रेवोल्यूशन के बाद, रूस की क्रांति के बाद, और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाने के बाद पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन है, वो मजबूत होने लगे। तो ऐसा ही आंदोलन भारत में भी शुरू हुआ, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ करता था। यहाँ पर ये आंदोलन M.N. रॉय द्वारा शुरू किया गया। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में 1924 में और ताशकंद में 1920 में बनाई गई थी, इमीडिएटली आफ्टर सेकंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मीटिंग हुई थी उस समय पर, बाद तक भी, अभी पता नहीं, पर जब तक यूएसएसआर जीवित था, लाइव था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स हुआ करते थे। कम्युनिस्ट नेताओं की एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग को इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बोला जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट नेता एक जगह पर इकट्ठा होते थे। M.N. रॉय इस कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख और फाउंडिंग मेंबर थे। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में 1924 में बनाई गई। भारत में यहाँ पर M.N. रॉय, S.A. श्रीपद, अमृत डांगे, शौकत अली प्रमुख इसके नेता थे।
जो ब्रिटिश थे वो कम्युनिस्टों के प्रति शुरू से ही हॉस्टाइल थे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक भय था इस समय पर। यूएसएसआर की स्थापना के बाद जितने भी पूंजीवादी देश थे उनके भीतर एक गहरा डर था कि भाई ये कम्युनिस्ट जो आंदोलन है ये पूरी दुनिया में छा जाएगा और हमें यहाँ से बाहर कर देगा, जो पूंजीवादी लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। उनके भीतर ये बड़ा गहरा डर था। तो शुरू से ही कम्युनिस्टों के प्रति ब्रिटिश लोगों ने एक हॉस्टाइल नीति अपनाई। ये नीति हमें पेशावर कॉन्स्पिरेसी के जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज जहां पर दिखाई देती हैं, जो कम्युनिस्टों के द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियां की गई, वो हैं पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था और एक बिल लाया गया था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में, और इसका उद्देश्य था जो भारत में कम्युनिस्ट नेताओं को, कम्युनिस्टों को इरेडिकेट करना, यहाँ को उसको हटा देना, उनको यहाँ से निकालना। दत्त ब्रैडले थीसिस, ये भी कम्युनिस्ट आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दत्त ब्रैडले थीसिस, ठीक है। ये इस दत्त ब्रैडले थीसिस में ये ग्रेट ब्रिटेन के दो लोग हैं, भारत के हैं, और ब्रैडले, इन्होंने मिलकर ये रिसर्च की थी और इनका ये कहना था कि कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमें कांग्रेस के अंदर मतलब कम्युनिस्ट नेताओं को कांग्रेस में से जुड़ना चाहिए और कांग्रेस को इकट्ठा करके उनके नेताओं में चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस को बेहतर करके कम्युनिस्ट आंदोलन को कांग्रेस के थ्रू चलाया जाना चाहिए। जो इनकी जो एक महत्वपूर्ण वो कही जा सकती है, जीत कही जा सकती है, ये जो फंडामेंटल रेजोल्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था, उसमें जो कम्युनिस्ट विचार थे उनका योगदान था, समाजवादी विचार थे उनका योगदान था। जो प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समाजवादी नेता थे जो समाजवादी और जो साम्यवादी विचार हैं उनको आगे रखकर कांग्रेस पार्टी के अंदर में बदलाव लाना चाह रहे थे। और जो नई पीढ़ी के लीडर थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत हद तक मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से प्रभावित थे। सर ये मार्क्सवादी भी तो वही समाजवादी से रिलेटेड है। हाँ, रिलेटेड है पर सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम उन्हें मार्क्सवादी ना कहते। ये सब, बट वो सर डिफरेंस क्या था वो एक बार रिकॉल नहीं हो पा रहा है मेरे किसको रिकॉल हो पा रहा है, हमने चर्चा की थी पहले भी। कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी। कम्युनिस्टों को हम मार्क्सिस्ट बोलते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? समाजवादियों में कौन बताएगा मुझे? समाजवादी और साम्यवादियों में क्या समानता होती है? कोई भी? सर हम्म। दोनों में समानता सेम होती है। दोनों ही साथ, दोनों ये चाहते हैं कि जो पब्लिक एसेट्स है वो उस पब्लिक के पास समान मात्रा में बटे, पर लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। जो समाजवादी चाहते हैं वो चाहते हैं कि थोड़े डेमोक्रेटिक तरीके से हम इनको बांटे, पर साम्यवादी चाहते हैं कि थोड़े रेडिकल तरीके से। बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर गुड नेम? जयंत। जयंत। सभी लोग जयंत के लिए क्लैपिंग करो भाई। वेरी गुड।
सभी लोग भागीदारी करो और चीजों को याद रखो, ठीक है। जैन वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया। समाजवादी और साम्यवादी लोग जो है दोनों एक ही तरीके का विचार रखते हैं, एक ही विचार रखते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है, ये जो भी हमारे रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश के पास कुछ संसाधन हैं, ठीक है, चाहे वो पैसा है, ह्यूमन रिसोर्स है, कोयला है, गोल्ड है, कुछ भी, जमीन है, खेत है, ठीक है। ये रिसोर्स होने किसके चाहिए? क्या जमींदार, मतलब जैसे एक चली आ रही व्यवस्था है, जो शक्तिशाली लोग थे, राजा था या कोई और था, उन्होंने जमीनें लंबी लंबी घेर ली, ठीक है। किसी के पास 1000 बीघा जमीन है, किसी के पास 10,000 बीघा जमीन है, किसी के पास 500 बीघा जमीन है, और बाकी आम आदमी लोग क्या कर रहे हैं, वो उस जमीन के मजदूर हैं। तो ये जमीन होनी किसकी चाहिए? खेत, जो संपत्ति है, वो किसकी होनी चाहिए? क्या किसी के दादा परदादा या किसी ने एक समय उस पर किसी तरह से कब्जा कर लिया, क्या जमीन उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या सही है ये भाई ठीक है, वो तो उनके दादा की है, उनके पिताजी की, उनकी पुश्तैनी जमीन जिसको हम बोलते हैं। ये व्यवस्था सही है कि एक राजा पूरा का पूरा गांव, शहर, पूरा देश किसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो? क्या ये चीज सही है? ये व्यवस्था सही है? नो सर। नो सर। नो सर। तो संसाधन है, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सबको पैदा किया है, और संसाधन भी प्रकृति ने, जो जिसकी संपत्ति है, जिसकी जमीन हम कहते हैं कि भाई ये 100 बीघा जमीन उनकी है, फलाने की है, ये 500 बीघा जमीन उस XYZ पर्सन के, उन जमींदार साहब की है, ठीक है। तो क्या वो जमीन उन जमींदार साहब ने पैदा की है? क्या वो जमीन उन्होंने बनाई है? नो जस्ट सर। बिकॉज एक कागज में लिखा हुआ है कि वो जमीन उनकी है, तो क्या ये चीज सही है? बाकी लोग किसी के पास 0% जमीन भी नहीं है, इतनी भी नहीं है कि वो अपने पेट भर लायक खाना उगा सके, परंतु किसी के पास इतनी जमीन है कि जिसको, उसे पता भी नहीं है कि शायद कितनी जमीन होगी, वो कभी गया भी ना हो उस जमीन पर, उसने कभी उस पर कभी काम भी ना किया हो, वो कहीं अपना घूम रहा है। ज्यादातर जो आजादी के समय में ये स्थिति थी, ज्यादातर जो जमींदार थे, किसी के पास 1000 बीघा जमीन, किसी के पास 5000 बीघा, किसी के पास 500 बीघा जमीन, लंबे लंबे पूरे गांव के गांव, कई कई गांव उनके कब्जे में हुआ करते थे, और उनका मैदान होता था। राजा तब सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। ये मैं कहानी भी सुना रहा हूँ या हकीकत बता रहा हूँ? वो हकीकत है सर। क्या? तो किसी का माइक ओपन है। तो क्या ये व्यवस्था अच्छी थी कि जिसमें बाकी सारे लोग जो उस पर नो सर। तो वो भूखा मरता था, उसके बच्चे भूखे मरते थे, लाख पूरा गांव का गांव भूख से मरता रहता था, और एक आदमी सोने की थाली में खाना खाता था, लंदन घूमने जाता था। तो ये क्या अच्छी व्यवस्था थी कि लोग भूखे मरे? तो इस समय पर ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो संपत्ति है, जो संसाधन है, ये किसी की वो नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, ये कॉमनली ओन्ड चीज है। और ये विचार, जैसे आज भी हम कहते हैं, पहले के समय में हमने खुद पढ़ा, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था, क्योंकि आपको वो बराबर ह्यूमन बीइंग ही कंसीडर नहीं किया जाता था। 2-4% लोग जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास पैसा था, उन्हीं को इस लायक समझा जाता था कि उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाकी ये जो भिखारी टाइप के लोग हैं, इनको क्या अधिकार है? तो जो वो कुत्ते वाली कहानी मैंने सुनाई, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश मना है। तो ये जो मानसिकता थी, जो मानसिकता एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती थी, उसमें भेद कर देती थी, ये मानसिकता उस समय मौजूद थी, बड़े स्तर पर, मतलब रेशियल आधार पर ये मौजूद थी। और इस मानसिकता के खिलाफ समाजवादी आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
समाजवादी आंदोलन ने इस बात का एहसास कराया। आज भी हमारे बीच में समाजवादी आंदोलन जिंदा है आज भी, क्योंकि समाजवादी आंदोलन ही है जो इस बात को वो करता है कि ये जो चीजें हैं ये सबकी हैं, चाहे गरीब हो, किसी के पास साधन हो ना हो, ये हम सबकी बराबर संपत्ति है। और जब हम गरीबों के लिए कोई, आज के समय हर सरकार ये कोशिश कहती है, कम से कम लिप सर्विस तो करती है कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचार का प्रभाव है, जिसने हमें आज, हम सब लोग भी जो बैठे हुए हैं, हम सब लोग भी जो बात कर रहे हैं इस मोबाइल से, आप मोबाइल से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अपना एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। इस बेहतर जिंदगी में भी समाजवादी विचारधारा का बड़ा गहरा प्रभाव है। अगर समाजवादी विचारधारा ना होती तो हम में से अधिकांश, मतलब मैं लगभग सबके बारे में कह सकता हूँ, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी जगह पर मामूली मजदूरियां कर रहे होते। बोर्ड शो नहीं कर रहा सर। क्या नहीं हो रहा? बोर्ड। हेलो, हाँ, तो हम, ये समाजवादी विचार का प्रभाव था, तो इसलिए हमें समाजवादी विचार को समझना चाहिए। अब ये समाजवादी विचार, अब ये विचार कि भाई यहाँ पर सत्ता किसके हाथ में हो, सत्ता क्या राजा के हाथ में होनी चाहिए? एक व्यक्ति जो कि पुश्तैनी तरीके से ये कहता है कि हम तो राजा के, हम तो भगवान के दूत हैं और हमारा इस राजशाही पर, आप पर शासन करने का हमारा पैतृक अधिकार है, हेरिडिटी। राजा कैसे बनता था? हेरिडिटी, भाई वो राजा का लड़का है, राजा का लड़का राजा बनेगा, उसका लड़का फिर राजा बनेगा, और बाकी सब लोग जो प्रजा है, आमजन है, वो बस ऐसे ही उनकी राजा की सेवा करेगी। जस्ट बिकॉज किसी ने ये कह दिया, एक अंधविश्वास फैला दिया और हम आंख बंद करके किए जा रहे थे। तो इस विचार को चैलेंज किया हमारी समाजवादी विचारधारा ने, और उसने कहा कि नहीं जी, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, सब लोग बराबर है, कुदरत ने सबको बराबर बनाया है, ये प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है, वही दो हाथ पैर सबको दिए हैं, वही खून सबको दिया है, किसी के अंदर चाहे वो राजा का खून हो चाहे आम आदमी का खून हो, एक ही होता है। अगर राजा को मारा जाए और एक आम आदमी को मारा जाए तो चोट उतनी ही लगती है। तो प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है, इसीलिए सभी बराबर हैं, कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, सब बराबर हैं और सबका अधिकार होना चाहिए। पर ये अधिकार कैसे मिले, इस विषय पर समाजवादी लोग और साम्यवादी लोगों में मतभेद है। समाजवादी लोग ऐसा मानते हैं कि हमें लोकतांत्रिक तरीके अपनाना चाहिए, हमें लोगों के भीतर चेतना जागृत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप अपने अधिकारों को समझिए, आप इस बात को समझिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप भी बराबर हैं, ठीक है, हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी ने किसी घर खानदान में जन्म ले लिया तो कोई बड़ा नहीं बन जाता, कोई छोटा नहीं बन जाता जस्ट बिकॉज वो किसी अमुक जाति में, जो तथाकथित रूप से कहा जाता है कि ये अछूत जाति है, तो अगर किसी ने वहां जन्म ले लिया तो उससे कोई अछूत नहीं बन जाता। सब बराबर है, प्रकृति ने सबको, इस धरती ने, इस धरती माता ने सबको बराबर पैदा किया। तो ये बात समाजवादियों ने समझी और उन्होंने कहा कि हमें ये लोकतांत्रिक तरीके से सबको समझानी चाहिए। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो अपने आप ये राजशाही खत्म हो जाएगी। तो ये समाजवादी तरीका था, समाजवादियों का लोकतांत्रिक तरीका था। परंतु जो साम्यवादी तरीका है उसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो बहुत पावरफुल है, राजा बहुत शक्तिशाली है, उसने अपनी सेना बना रखी है, उसने अपनी पुलिस बना रखी है। अगर आप इस तरीके का लोकतांत्रिक प्रचार करेंगे, करते हैं, तो वो तुरंत अपनी पुलिस लेकर आ जाते हैं, आर्मी लेके आ जाते हैं और आपको वहां से पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, जबकि आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, परंतु क्योंकि वो बात आप राजा के खिलाफ कह रहे हैं। आप यदि सरकार के खिलाफ कोई बात करेंगे, सरकार क्या करती है आपके ऊपर? वो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा सकती है। तो इस बात को, उनको, ये कम्युनिस्ट नेताओं का मानना ये था,
क्योंकि इसकी स्टेट के पास एक सेना है, एक पुलिस है, और उस सेना को से आप उस पुलिस से लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं लड़ सकते। आपको उसके लिए भी, क्योंकि वो वायलेंस करने के लिए, आप वायलेंस का इलाज नॉन वायलेंस नहीं हो सकता, ऐसा तर्क उनका था कि वायलेंस का इलाज नॉन वायलेंस नहीं हो सकता, हमें वायलेंस के लिए वायलेंस ही करना पड़ेगा। कम्युनिस्टों का ये मानना था कि हमें अपनी सेना बनानी होगी, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, पीपल्स आर्मी बनानी पड़ेगी, और पीपल आर्मी जो है जो ये रिग्रेसिव आर्मीज हैं, जो स्टेट जो उस समय के राजा की सेना है, उसको हराना पड़ेगा और उससे उसे जीतना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट विचार था। तो कम्युनिस्ट विचार में वॉयलेंस का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है। तो ये दोनों में तरीकों में अंतर है। अब जो गांधी जी थे, सर हाँ मतलब जी, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट मतलब गांधीवादी जैसा हो गया। नहीं, गांधी सोशलिस्ट नहीं थे। गांधी सोशलिस्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि जो संपत्ति है वो सबकी है। गांधी ने कभी ये नहीं कहा, गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि संपत्ति सबकी है। उन्होंने कहा कि ये जो जिनके पास संपत्तियां हैं ये उनके ट्रस्टी हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये संपत्ति जैसे जमीनें हैं, ठीक है। जो समाजवादी है वो ये कहेंगे कि जितनी जमीन है, मान लीजिए एक जमींदार है किसी गांव में, ठीक है, उसने, तो उनका कहना है कि ये जितनी जमीन है ये उन जो वहां पर खेती कर रहे हैं उनमें बांट दो, बराबर बांट दो। ये समाजवादी तरीका है। तो गांधी जी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो वो गांधी जी में और समाजवादियों में अंतर है। समाजवाद जो है एक प्रकार का एथीज्म भी है, ठीक है। मतलब कि भगवान वाली जो थ्योरी है, अरे वो गांधी समाज जी में भगवान, इक्वलिटी का संदेश देता है सर। हाँ जी, सर, समाज में इक्वलिटी का संदेश देता है। नहीं देते दोनों है। गांधी जी भी ये नहीं कहते थे कि अनइक्वेलिटी होनी चाहिए, वो भी ये कहते थे कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, पर इक्वेलिटी का तरीका क्या होना चाहिए। गांधी जी का सर, तरीका अब और जो समाजवादी तरीका है उसमें अंतर है, दोनों में, उनमें भी अंतर है। सर इसमें समाजवादी समाज कहते हैं आर्थिक रूप से भी न बोला है सर इसमें समाजवादी। हर प्रकार से, समाजवाद हर प्रकार की बराबरी की बात करता है, और ठीक है। साम्यवादी लोग तो वो ज्यादा धर्म। साम्यवादी लोग भी वही बात करते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, वो भी वही बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए, पर तरीके में अंतर करते हैं। साम्यवादी लोग ये कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, समाजवादी और साम्यवादी एक ही बात कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। सर धर्म को तो नहीं दिक्कत मानते। ये है, सर धर्म को लोग नहीं मानते थे। धर्म को ना मानना एक अलग व्यक्तिगत मामला है। हाँ, धर्म को नहीं मानते, बिल्कुल दोनों ही एक नहीं मानते हैं, दोनों ही साम्यवाद। कहते हैं, साम्यवादी और समाजवादी भी दोनों। समाजवादी भी मतलब एक प्रकार से समाज, क्योंकि देखो ये माना गया साम्यवादी समाजवादी विचारधारा में कि धर्म, जो धर्म है वो हमें मूर्ख बनाने के लिए, मार्क्स ने ये पॉपुलर बात कही थी कि रिलीजन इज द ओपियम, ठीक है, ये एक अफीम है। ये अफीम बनाया गया है लोगों को नशे में रखने के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात क्या कही जाती है राजा के लिए, राजशाही के लिए, मोनार्की के लिए सबसे पहली बात क्या कही जाती है, किसी आदमी को आप राजा क्यों स्वीकार कर लेते हो। तो वो अपने आप को सर्वोत्तर बताता है। वो अपने से आप को भगवान का दूत बताता है। जितने भी राजा थे वो ये कहते हैं हमारा परिवार भगवान से डिसेंड करता है। अकबर ने, जितने भी राजा, चाहे हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, ज्यादातर राजा अपने आप को भगवान का, मतलब उनका परिवार विशेष है, वो रॉयल फैमिली जो है विशेष है, वो साधारण नहीं है। रॉयल फैमिली में विशेषता है कि वो एक विशेष वो रखती है। हमारी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब मंदिरों के कंट्रोल को लेकर भी काफी डिस्प्यूट इंडिया में भी रहा, या चर्च के कंट्रोल को लेकर क्रिश्चियन वर्ल्ड में रहा। अब जो यहाँ पर क्या होता है, जो ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका कंट्रोल किसके पास रहता है, उन्हीं के वंशजों के पास, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अधिकार हमें, ठीक है। पुजारी होता है, जो भी प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट का बेटा ही प्रीस्ट जैसे सर बनेगा। ये पद्मनेश्वर मंदिर था।
कोई भी मंदिर, सभी जगह, नॉट हाँ। मंदिर ओनली, इवन अदर रिलीजियस प्लेसेस आल्सो। जैसे हमारे क्रिश्चियन चर्चेज में भी इस तरीके की कई जगह परंपराएं हैं, इवन मस्जिदों में, मॉस्क में भी इस तरीके की परंपराएं होती हैं। कहीं ना कहीं लर्निंग का होता है, पर कहीं ना कहीं ये हेरिडिटी भी चलता है। तो ये जो वंशज है वो कहते हैं कि नहीं, हम एक विशेष परिवार से हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। यही बात राजा कहा करते थे कि हम राजशाही से हैं, हम एक विशेष परिवार से हैं, और धर्म उसमें उनके बहुत सहायता करता था। तो इस बात को, और लोगों के भीतर धर्म एक तरीके से शांति बनाए रखने का काम करता है। जैसे धर्म हमें एक बहुत ही बुनियादी चीज बताता है, जो उन्होंने कहा कि धर्म जो क्या है, धर्म एक अफीम है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। क्यों कहते हैं धर्म अफीम है? क्योंकि जो अफीम किस लिए इस्तेमाल की जाती है? नशा के लिए। सुलाए रखने के लिए, ठीक है, नशा या सुलाए रखने के लिए। जो कई बार गांव में पहले ये परंपरा हुआ करती थी, जब बच्चा रोता था तो उसको अफीम चटा देते। छोटा बच्चा, माँ को काम करने जाना है, घर के काम करने, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको अफीम खिला दी जाती थी छोटे बच्चे को, तो जिससे वो सोता रहे, तो माँ अपना काम करती रहती थी। तो ये यही चीज धर्म के लिए भी कही जाती है। जैसे धर्म में एक बहुत बुनियादी चीज हमें सिखाई जाती है कि हम आज जो भी मुश्किलात झेल रहे हैं, आज हमारा जीवन बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ साधन नहीं है, हमारे पास कोई बेहतर जीवन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? अगर मैं धार्मिक रूप से ये बात आपसे पूछूं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं किसी धर्म विशेषज्ञ से पूछूंगा तो सर, मुझे क्या? ऐसा डाला गया है माइंड में कि हम पिछले जन्म में कुछ गलत काम करके आए हैं, मतलब अच्छा नहीं किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं, इसी चलते मेरा इस वो चक्कर मुझे मिल रहा है। तो ये धर्म हमें ये चीज सिखा रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि यहाँ की कोई व्यवस्था है, यहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ है। तो धर्म ने मुझे क्या किया, मेरी समस्याओं से, ठीक है, मेरे अंदर एक विद्रोही पैदा होता है, ठीक है। मैं अपने आसपास देखता हूँ यार, सब लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, इनके बच्चों को अच्छा अच्छा स्कूल है पढ़ने के लिए, किताब कॉपी है, सबकी अच्छी अच्छी नौकरी लग रही है, इंग्लिश में बोलते हैं। मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे घर पे लाइट बिजली नहीं है। तो मेरे अंदर क्या पैदा होता है? एक विद्रोही भाव, तो ही ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आता है ना, लगभग सबके साथ आया होगा, ऐसा कोई अपवाद नहीं है जिसके अंदर ये चीज नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हर बच्चा ये अपने जीवन में जरूर सोचता है किसी न किसी समय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब हमें क्या जवाब मिलता है? अपने विद्रोही भाव को सुलाने के लिए। क्या ये किस चीज का नतीजा है? कर्मों का। धर्म। हमारे पिछले जन्म, जिसकी हमें कुछ पता नहीं कि हम पिछले जन्म में थे नहीं थे, क्या थे, चींटी थे, आदमी थे, तो होता भी है ऐसी कोई चीज या नहीं, परंतु जो धर्म है वो मेरी क्या सहायता कर रहा है? वो मेरे अंदर इस विद्रोही भाव को सुला देने का काम करता है। मेरे अंदर ये जो जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको खत्म, उस जिज्ञासा को किल करने का काम मुझे क्या कर रहा है? धर्म कर देता है। धर्म मुझे बता देता है कि भैया आप गरीब क्यों हो, उसका कारण है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे, इसलिए आपको जो है ये देखना पड़ा। फिर आप आराम से बैठ जाते हो कि ठीक है भैया, पिछले जन्म में किए होंगे, अब इसका भुगतान भुगतो। अब आपको पता नहीं कि आपने किया भी था नहीं किया था। तो इसी बात के लिए मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, जो हमारे भीतर, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारा विद्रोही भाव है, उसको खत्म कर देता है। तो जो कम्युनिस्ट है, जो समाजवादी है, वो ये मानता है कि धर्म जो है हमें ये अफीम का काम कर रहा है, हमारे भीतर जो है हमें इस चीज को सुलाने का, कि हमारे भीतर ये जिज्ञासा ना पैदा हो, हम चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाएं। कि कोई बड़े लोग हैं तो हम मान लेते हैं, अरे भैया ये तो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, हमने बुरे कर्म किए होंगे, तो हमारा यही स्थिति है। तो इस प्रकार की कई थ्योरीज हैं जो जाने अनजाने
हमारे भीतर जो है धर्म के माध्यम से आ जाती हैं और फिर हम उसी के सहारे अपना जीवन काट लेते हैं। तो दोनों में, तीनों में, अगर आप ये कहें गांधीवादी तरीका, समाजवादी तरीका और साम्यवादी तरीका, इन तीनों में अंतर है। तीनों में कोई कॉमनैलिटी, मतलब अलग अलग है, तीनों को एक नहीं मान सकते हम किसी भी तरीके से। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारी वैचारिक चर्चा से आगे। तो कम्युनिस्टों ने हमारे देश में, इसीलिए क्योंकि वो सभी को बराबर मानते थे, तो उन्होंने किसानों के और मजदूरों के आंदोलन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या होते हैं? मजदूर मजदूर संगठन। मजदूर संगठन, वेरी गुड। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को और किसानों के संगठन को इन्होंने अब बनाना शुरू किया। कांग्रेस ने अभी तक नहीं बनाया था, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के का एजेंडा अर्बन ही था, कांग्रेस ने इस पर काम नहीं किया। पर जब कम्युनिस्ट और समाजवादी विचार भारत में आए तो उन्होंने मजदूरों के संगठन बनाने और किसानों के संगठन बनाने शुरू किए। इसी में एक नाम आता है हर्षा चीना मोघना मोर्चा। हर्षा चीना मोघना मोर्चा पंजाब में, हैदराबाद में तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है, हैदराबाद में हुआ तेलंगाना मूवमेंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन इस समय पर पंजाब और हैदराबाद में किसानों और हैदराबाद में हो रहे थे। ऐसा ही एक मूवमेंट है साम्यवादी और कम्युनिस्ट मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट, बंगाल का तेभागा मूवमेंट, हैदराबाद का तेलंगाना मूवमेंट, पंजाब का हर्षा चीना मोघा मोर्चा। ठीक है, ये कुछ अलग अलग आंदोलन हैं। इसी समय पर AICTU, व्हाट इज AICTU? क्या है AICTU? ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन। हाँ, तो ये जो बनाई गई थी, पहले बेसिकली बनाई गई थी कांग्रेस के नेतृत्व में, परंतु अब इस पर इन ट्रेड यूनियन की, ये सभी ट्रेड यूनियन की एक कांग्रेस थी, मतलब जितने भी भारत के अंदर छोटे छोटे मजदूर संगठन थे उनका एक ट्रेड बड़ा यूनियन था। और इसने सोशलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, किसानों के साथ काम करना शुरू किया। कम्युनिस्टों की एक जो क्रिटिसिज्म रहा वो रहा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। क्यों किया? कोई इसका तर्क बता सकता है, इसका कारण क्यों किया होगा? जो इस समय पर कम्युनिस्ट आंदोलन था, उस कम्युनिस्ट आंदोलन का वैचारिक और जो उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर था वो रशिया से आता था, USSR से। तो कम्युनिस्ट आंदोलन जो है USSR से आने के कारण, कम्युनिस्ट आंदोलन का ये मानना था कम्युनिस्टों का कि मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं उनको डायरेक्शन थी कि उन्हें ये उसका विरोध नहीं करना है ब्रिटेन का, क्योंकि उस समय पर 1942 में रशिया तो ब्रिटेन का उसमें कुछ, ब्रिटेन और USSR अलाइज थे। ब्रिटेन और USSR एक साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो इस कारण से कम्युनिस्टों ने क्विट इंडिया का विरोध किया, उसके साथ नहीं किए। तो ये कम्युनिस्टों के लिए नकारात्मक, गलत वो इससे मैसेज गया। जो कम्युनिस्टों, अगले जो महत्वपूर्ण कम्युनिस्टों का आंदोलन था वो था आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट निजाम ऑफ हैदराबाद इन तेलंगाना मूवमेंट। ठीक है, जो निजाम, जो हैदराबाद के अंदर में निजाम के विरुद्ध एक आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, उसमें कम्युनिस्ट नेताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भागीदारी की। जो कम्युनिस्ट आंदोलन के महत्वपूर्ण केस हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित, जो कॉन्स्पिरेसी कम्युनिस्टों से संबंधित है, उनमें एक है ये पेशावर कॉन्स्पिरेसी जो 1923 में, ठीक है, 1923 में ये केस हुआ, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। क्योंकि कम्युनिस्ट का सोचना ही ये था कि हमें
सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो इसलिए डे वन से ही कम्युनिस्ट और सरकारों की आपस में कभी नहीं मिलती थी, तो इसलिए ये एक कॉन्स्पिरेसी केस बना। दूसरा था कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंदर मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को जेल भेज दिया गया 1924 में। दूसरा केस है ये कानपुर वॉल्शेविक केस, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। और तीसरा है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1932 का। इसमें कई सारे ट्रेड यूनियन के नेताओं को इंडियन रेल की स्ट्राइक आयोजित की गई। इस केस में 32 कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो इसमें ये शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और अन्य बोल्शेविक्स पर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने मिलकर ये स्ट्राइक को आयोजित किया। तो ये 3 महत्वपूर्ण केस हैं जो कम्युनिस्ट लोगों पर चलाए गए, 3 कॉन्स्पिरेसी केस, महत्वपूर्ण ऐसे केसों का जिक्र हमें मिलता है। अगला लेसन शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ। तो अब तक हमने कम्युनिस्टों की बात की, क्रांतिकारी नेताओं की बात की। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, क्रांतिकारियों में, रेवोल्यूशनरीज में और क्या कम्युनिस्ट सेम होते थे? जैसे क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट भी काफी हद तक, कुछ हद तक सेम है, कुछ हद तक अलग है। क्रांतिकारी अपनी विचारधारा को अपने तरीके से अलग रखते हैं। जैसे कम्युनिस्ट विचार में एक विचारधारा है सत्ता को का तख्ता पलटने की, सेना बनाकर एक सुनियोजित आर्मी क्रिएट करके और फिर सत्ता को पलटना है। ये कम्युनिस्ट आंदोलन की मेन थ्योरी रहती है। जबकि रेवोल्यूशनरीज में मे नॉट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इस पर चले सभी रेवोल्यूशनरीज। ठीक, भारत के अंदर में कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं? एक है हेनरी हार्डिंग। तो जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के इक्विपमेंट, आर्मी में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करने का काम हेनरी हार्डिंग के द्वारा किया गया। और इसी के बाद में, हेनरी हार्डिंग की इसी राइफल के बाद में, वो जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये वो वाले हार्डिंग है। 2 हार्डिंग है हमारे इसमें, 2 ही हार्डिंग है ना? हाँ, 2 हार्डिंग है। एक जब दिल्ली का ट्रांसफर हुआ था वो, और एक हार्डिंग है जो डलहौजी से पहले हुआ करते थे भारत के अंदर में। अगले हम बात कर रहे हैं R.C. दत्त की। रमेश चंद्र दत्त, ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे, हिस्टोरियन थे और राइटर थे। इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर लिखा है। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन और राइटर थे। इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश की, किस तरीके का शोषण भारत में हो रहा है, इसके ऊपर लिखा। M.G. रानाडे और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इनके साथ मिलके 3 लोग हैं, R.C. दत्त, M.G. रानाडे और दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की कहानी का खुलासा किया था। ये महत्वपूर्ण काम इन 3 लोगों ने किया। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ये एक इंडियन एजुकेटर और पॉलिटिशियन थे और एक इस्लामिक रिफॉर्मर मॉडर्निस्ट थे। ठीक है, शिक्षक थे, हमने इनके बारे में पहले भी बात की। इन्होंने स्थापित किया बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, MAOC, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 1857 के बाद जो नीति में परिवर्तन आया था
अंग्रेजों की, ठीक है, उसको रिवर्ट करने का काम किया। और इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि जो मुस्लिम धर्म में जो कुरान का इंटरप्रिटेशन है, जो ऑर्थोडॉक्स, जो पुरातन लोगों के द्वारा कुरान का जो पुरातन इंटरप्रिटेशन है, उसकी बजाय एक कंटेम्पररी की कैसे हमें कुरान की सही व्याख्या करनी चाहिए, ये भी थ्योरी दी। मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, कि मुस्लिम लोगों को अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा की ओर जाना चाहिए, ये इन्होंने समझाया। थियोडोर बेक ये एक ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट थे, ठीक है, शिक्षक थे, और ये हमारे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। थियोडोर बेक, सर सैयद अहमद खान ने इनको पहला प्रिंसिपल बनवाया। बदरुद्दीन तैयब जी भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके तीसरे प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सके। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने स्थापित की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के एक कंट्रीब्यूटर थे। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, मेंटर कहे जाते हैं, और साथ साथ ये मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दो महत्वपूर्ण लोगों के, हमारे इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग, भारत और पाकिस्तान, भारत में गांधी जी और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और इन्होंने पहली बार सॉल्ट लेजिस्लेशन, गांधी जी ने तो बाद में किया था नमक कानून का विरोध, इन्होंने पहले, उनसे बहुत पहले नमक के इस कानून का विरोध लेजिस्लेशन के भीतर किया था। जस्टिस एमजी रानाडे, ठीक है, जस्टिस एमजी रानाडे ये एक स्कॉलर थे, स्टूडेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ऑथर थे, एक किताब लिखने वाले ऑथर थे। फाउंडर मेंबर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उसके फाउंडर मेंबर थे। पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना सभा को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी के साथ इन्होंने एमजी रानाडे ने इकोनॉमिक जो कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल है उस पर काम किया था, और भारत का आर्थिक शोषण, आर्थिक दोहन कैसे हो रहा है इस पर काम किया था। ये पर्दा प्रथा के, जो समय पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अन्य सोशल इविल थे, उनके मुखर विरोधी थे, ठीक है, मुखर विरोधी थे ये। और इसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के साथ साथ एक और संगठन हुआ करता था इंडियन कांग्रेस के साथ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, और डॉक्टर अंबेडकर इसके बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे सोशल कॉन्फ्रेंस के। ये एनएससी, ये जो आईएनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हर साल अधिवेशन होता था, इसी अधिवेशन के साथ एक और अधिवेशन हुआ करता था जिसकी चर्चा नहीं होती है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और अगर आपने एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत फेमस, सबसे फेमस आर्टिकल है, जो उनका ऐसे है, उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने यही बात को हाईलाइट किया है, इसी बात पे जोर दिया है कि भारत का जो सबसे बुरा पक्ष रहा उस समय, वो क्रिटिकल थे कांग्रेस के, कांग्रेस का उन्होंने क्रिटिसिज्म, ओपन क्रिटिसिज्म किया, और उसका कारण उन्होंने जो दिया वो यही कारण था कि कांग्रेस ने जो सामाजिक बदलाव की धारा है वो तो छोड़ दी, परंतु राजनीतिक बदलाव जिसमें केवल अपना फायदा ही होता है उसकी ओर ही रास्ता रखा है। तो ये राजनीतिक रास्ता पकड़ने का खुला क्रिटिसिज्म डॉक्टर अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट में किया है, और वहां पर ये बोलते भी हैं इसी चीज के लिए कि जो है आपने ये जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है इसको बंद करके इसको जो एक किनारे कर दिया है, ये सबसे बड़ा दुखदाई काम किया है। इससे भारत का विकास
नहीं हो पाएगा, जो कि आज बात सही भी है। आज भी ये स्थिति है कि आज भी हम सामाजिक बदलाव के लिए नहीं काम कर रहे हैं। कौन से बदलाव के लिए सभी लोग काम करते दिखाई देते हैं? आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव। देखो, आर्थिक बदलाव इस सामाजिक बदलाव के भीतर अंतर्निहित है। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक बदलाव नहीं हो पाएगा। ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज है। परंतु लोगों का पूरा फोकस किस में है? राजनीतिक बदलाव। हमें सत्ता दे दो, हमें राजा बना दो, हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, फिर देखो हम कैसे बदलते हैं। और पिछला 70 साल, अब तो 71 हो गए, 71 साल का इतिहास हमें बता रहा है कि राजनीतिक बदलाव से कुछ नहीं हो रहा। हमने सारे ट्राई कर डाले, ठीक है, जितने भी दल हो सकते सब ट्राई कर चुके हैं पिछले सालों में। कितने सारे, कोई ऐसा दल नहीं बचा, कोई ऐसा वो नहीं बचा जो ना आया हो। परंतु क्या कोई सामाजिक बदलाव हो रहा है इस राजनीतिक बदलाव के बजाय? इस राजनीतिक बदलाव से मुझे लगता है नकारात्मक सामाजिक बदलाव ही हो रहा है, सकारात्मक नहीं हो रहा। देश में जाति प्रथा और बढ़ रही है, देश में गरीबी और बढ़ रही है, अशिक्षा और बढ़ रही है, बेरोजगारी और बढ़ रही है, सामाजिक टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि राजनीति के लिए तो रोटियां हैं ये। जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर, धर्म का जहर और डाल के लोगों में फूट डाला जा रहा है, भारत का समाज का खत्म किया जा रहा है। वो जो उसने बात बोला था कि धर्म अफीम है, अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति अगर आप जागरूक हो जाएंगे तब तो मुश्किल करेंगे। आप कहेंगे मुझे नौकरी दो, आप कहेंगे ये दो, तो आपको इन चीजों में उलझा दिया जाएगा कि भैया फला पार्टी बुरी है, फला पार्टी अच्छी है, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, उसने ये बोल दिया। हम किस में उलझे रहेंगे? इसमें उलझे रहेंगे, राजनीतिक बदलाव में। आज आपके साथ के ज्यादातर युवा, आप उनमें से बहुत सीमित ऐसे युवा हो जो आज पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में सोच रहे हो। नहीं तो आपके जितने भी साथी होंगे, अधिकांशतः आपके कजन, आपके फ्रेंड्स, आपके उम्र के लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं? कहीं कोई प्रधान का इलेक्शन चल रहा होगा, कहीं एमएलए की टिकट बट रही होगी, कहीं पर वो कोई अपना कोई छोटा मोटा दल बना रहा होगा, कहीं कोई आर्मी बन रही होगी, वो उसमें घूम रहे होंगे और सालों साल उसमें घूमते रहेंगे। उसमें लोग उनको मूर्ख बनाते रहेंगे और अपनी काम पूरी करते रहेंगे। उसके बजाय अगर वो लोग पढ़ाई की ओर लौटें, काम की ओर लौटें, उद्यमिता की ओर लौटें, तो क्या बेहतर नहीं होगा? यस सर। है ना? प्रधान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एमएलए के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त दोस्त सर फोड़ रहे हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि आपस में सर फुटबॉल कर रहे हैं, कहने को एक ही समुदाय से हैं, एक ही दोस्त भी हैं, कई तो पर लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ राजनीतिक लोभ लालच दिखाई दे रहा है कि अब हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से कितने साल पहले ये बात, 90-100 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हमें सामाजिक बदलाव की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक बदलाव की ओर जाएंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सर ऐसा नहीं हो सकता जो राजनीतिक दल है या जो भी गवर्नमेंट है पावर सत्ता में, वो सामाजिक तौर पर सामाजिक कल्याण के रूप में कार्य करके बदलाव ला सकती है? क्यों लाएंगे बताओ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी ये कहता ही है कि आपको जन समाज कल्याण के लिए। तुम एक बात बताओ, क्यों लाएगी? गरीबी हटाना। सर, गरीबी हटेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा फिर? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी तो है। हम अंग्रेजों के शासन से, यहाँ से ये जो एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, इन्होंने क्या बताया कि हमारे यहाँ गरीबी है और उस गरीबी का कारण अंग्रेज है, अंग्रेजों को हटाया जाए। तब ये लोग ने भी इस समय भी राजनीति हुई, कांग्रेस ने भी ये राजनीति करी, ठीक है। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं था। ये आरसी दत्त की किताब और दादा भाई नौरोजी की किताब 150 साल पुरानी हो चुकी है, हो चुकी कि नहीं हो चुकी है? इसका साफ साफ समझाया गया कि भैया गरीबी ये जो है, गरीबी का कारण कौन है? अंग्रेज है, अंग्रेज को हटा दो।
गरीबी हट सर जाएगी। ये दूसरा कारण अंग्रेज अंग्रेजों हटे को हुए हटाना ये भी तो हो सकता है। सर अभी तो अंग्रेज गरीबी के हटे कारण हुए हम 74 साल हो गए। उसके देखिए, बाद अभी तो में गरीब फिर जो पार्टियां आई उन्होंने भी नेहरू से लेके सभी ने ये कहा गरीबी हटाना हमारा सबसे मूल उद्देश्य है। इंदिरा गांधी आई उन्होंने भी बोला, राजीव गांधी आई उन्होंने बोला, जनता पार्टी आई उन्होंने बोला, जितनी भी सरकार आई आज तक की जितनी सरकार आई वो क्या बोल रही है? गरीबी हटाना। पर गरीबी हटाना किसके इंटरेस्ट में है? कौन राजनेता चाहेगा कि गरीबी हट जाए? अच्छा तुम ये बताओ, गरीबी हट जाए तो तुम किसी नेता को पूछोगे भी? आप अपने एमपी एमएलए और मंत्री को पूछते ही क्यों? क्या पर्सनल काम फायदा करते के लिए। हो? सर गरीबी से बाबू निजात मेरी पाने के स्कॉलरशिप लिए दिला दो, मुझे वो स्कीम में पेंशन योजना में दिला दो, मुझे इसमें दिला दो, मुझे उसमें दिला दो। अगर आप गरीब नहीं रहोगे तो क्या ये भीख मांगोगे? सर मेन बात है नेता लोग मुफ्त भी तो नहीं बना पाएंगे ना, हैं? क्योंकि उनको नेता वोट नहीं नहीं बनता मिलेगा। उनका। आप समझते हैं जब यहाँ पर जैसे वो है जो विकसित देश हैं, जब वहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ नेता को कोई नहीं पूछता, आपको इलेक्शन पता भी नहीं चलेगा कि इलेक्शन हो गया। वहाँ एमपी साइकिल पे चल आके घूमता है, प्रधानमंत्री से साइकिल पे घूम रहा होता है, आम आदमी के जैसे घूम रहा होता है, जैसे आप घूम रहे बाजार में ऐसे वो घूम रहा होगा। आप हजारों उदाहरण देख लीजिए। क्यों वहां पर ऐसा है? क्योंकि वहां के लोगों को पता है कि हमारा वो भी एक तरीके की नौकरी कर रहा है मिनिस्टर वहां पर। हमारे यहाँ की तरह वो नहीं है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी या कोई मुख्यमंत्री जी हमारी सारी मुसीबतों का छुटकारा दिला देंगे, ऐसा नहीं है। वो ये देखते हैं कि इनका काम है कानून व्यवस्था लगाना, बस आप कानून व्यवस्था लगाओ, वो आपका काम है। क्योंकि वहां पर ये गरीबी हट चुकी है। वहां आदमी को पता है कि भाई ठीक है मैं अपना काम कर लूंगा। तो गरीबी हटाना राजनेता के हित में नहीं है, राजनीति के बिल्कुल हित में नहीं है। और राजनीति कभी, ये चुनावी राजनीति कभी गरीबी नहीं हटाएगी। इस भूल में कभी मत रहना। थिंक ओवर इट भाई। इंटरेस्ट, चलो खैर मुझे लगता है टाइम मेरा पूरा हो रहा है, हम इधर भटक जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आप लोग हम अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं। थिंक पॉजिटिवली, थिंक सकारात्मक तरीके से सोच के देखो कि भाई कैसे हमारे देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। आप इसे पढ़ना, अगर आप में से किसी के पास समय है तो एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना, और उसमें पढ़ना डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों क्या मैसेज दिया था, क्यों कांग्रेस के वो इतने क्रिटिकल थे, क्यों उन्होंने खुद ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। ठीक है, चलो तो मैं आज का टॉपिक यहीं छोड़ता हूँ आप लोगों के साथ, इस विचार के साथ और इस टास्क के साथ। एक तो आप जो जितने ये लोग हैं उनका एक टेबल बनाएंगे, और साथ साथ अगर पढ़ सकेंगे तो एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day. ओके।